हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 30 दिसंबर 2021 को। और इसी पेपर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने सी टेट के कई सारे प्रीवियस पेपर और भी करा दिए हैं। 2022 वाले भी करा दिया है, 2023 वाला भी करा दिया है। तो उन सबको भी आप उसी प्ले लिस्ट की लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सी टेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो आप देख लेना। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 6, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया है। पहले किसी भी चैप्टर को कराया है, फिर उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो पहले आपको जो भी बुक का जो भी चैप्टर देखना हो, पहले आप उसकी थ्योरी देखिए। फिर दूसरी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे एमसीक्यू 6, 7th, 8th वाली। अगर हिस्ट्री वाली में देखना है तो हिस्ट्री वाली का देख लीजिए। अगर आपको ज्योग्राफी का देखना है तो ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में आप क्लिक करके देख लीजिए। ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्लास भी मिल जाएंगी और चैप्टर भी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और पूरे सीरियल से ही कराए हैं। ऐसे नहीं है कि पहला चैप्टर कभी कराया, तीसरा चैप्टर कभी कराया, बिल्कुल सीरियल से लगे हुए हैं। आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार मेरे कहने से चैनल पर विजिट करके सारी प्लेलिस्टों को आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन से वक्तव्य सही है। यानी कि जो भारत के लोग थे वो क्या चाहते थे कि जो प्रशासन है उसका भारतीयकरण हो। भारतीयकरण का मतलब है कि जो नौकरियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को मिले। ठीक है, ना कि इंग्लैंड के लोगों को मिले। ऑप्शन है ए, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। बी है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। तीसरा ऑप्शन है, इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर बनाएगा। तो इंग्लैंड में भारतीयों को नौकरी कभी से कभी तक नहीं चाहिए थी। ठीक है, जबकि भारतीय क्या चाहते थे कि जो नौकरियां हैं वो भारतीयों को मिले ताकि भारतीयों को रोजगार मिले, है ना। और दूसरा इसका पहलू ये भी था कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत ज्यादा तानाशाही कर रहे हैं। जो अंग्रेज कोई भी गवर्नर है या फिर पुलिस में है या किसी भी ओहदे पर है, कोई भी अंग्रेज है, तो वो भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। अगर उनको ऐसा लगता था कि अगर भारतीयों को ही नौकरियों पर रखा जाएगा तो भारतीय भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। दूसरा है, जो धन जा रहा है भारत से, क्योंकि जो लोग नौकरी करने आ रहे हैं इंग्लैंड से भारत में, जितने भी अंग्रेज आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ तो तनख्वाह ले ही रहे थे। तो भारतीयों को ऐसा लगता था कि वो तनख्वाह अगर भारतीयों को मिलेगी तो भारत मजबूत होएगा। जबकि हो क्या रहा था कि इंग्लैंड मजबूत होता जा रहा था, है ना। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो उसकी चपेट में इंग्लैंड नहीं आया था। क्यों नहीं आया था इंग्लैंड? क्योंकि जो इंग्लैंड था वो क्या कर रहा था, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही थी, जितनी भी आर्थिक समस्या आ रही थी, उन समस्याओं को वो हमारे यहाँ से पैसे ले जाके पूरी कर रहा था। ठीक है, जो आर्थिक मंदी थी वो यहाँ तक कि अमेरिका में भी आई थी। ठीक है, अमेरिका भी महंगाई से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन इंग्लैंड नहीं हुआ था। उसकी मेन वजह यही थी कि उस समय इंग्लैंड का जो औपनिवेश था वो भारत में था, और वो क्या कर रहे थे कि भारत से सोना और कच्चा माल सब कुछ वो फ्री में ले जा रहे थे जबरदस्ती। और उन्होंने एक तरह से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको खराब कर दिया। और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को उठाने में अब देखिए 70-75 साल लग गए। ठीक है, उन्होंने लूटने में इतना समय नहीं लगाया, उससे दुगना समय हमें दोबारा उसको वापस वैसे ही बनाने में लग गया। जबकि जब तक हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी मजबूत थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, ए और बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प बताइए। ए है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने वर्ष 1919 में घोषणा की। ठीक है, और दूसरा है, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी। वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। ठीक है, ये क्या कर रहा था, मतलब मौलिक अधिकार भी सशक्त कर रहा था और पुलिस की शक्तियां भी बढ़ा रहा था। तो ये वाला ऑप्शन गलत है कि जो रॉलेट एक्ट था उसने पुलिस की शक्तियां तो बढ़ा दी थी, लेकिन जो मौलिक अधिकार थे लोगों के वो पूरी तरह से छीन लिए गए थे। ठीक है,
अभी मैं एक बार आपको बता दूं कि जो रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है, जो एक्ट आया था उसके तहत क्या था कि अगर पुलिस को लगेगा यानी कि अंग्रेजों को लगेगा कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है या इंग्लैंड वालों के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, तो उनको ऐसा लगेगा कि कोई भी देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिना एफआईआर के या बिना कोई भी नोटिस दिए वो उसको गिरफ्तार कर लेंगे और अनिश्चित काल तक के लिए उसको जेल में रखेंगे। ये कानून बनाया था। मतलब सीधा सीधा ये था रॉलेट एक्ट के तहत कि कोई भी भारतीय को आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी आंदोलन करेगा, जो भी अपने लिए अधिकारों को मांगेगा या जो भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसको सीधे सीधे जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक्ट था इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था 1919 में। नेक्स्ट है सी, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचिका दिवस के रूप में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर ये एक्ट पास हो गया तो कभी भी हमें आजादी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब हम आंदोलन करने की हमको शक्ति नहीं रहेगी, ठीक है, आंदोलन करने का अधिकार नहीं रहेगा, तो फिर आजादी का कैसे मिलेगी आजादी? जब तक हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा तो सामने वाला हमारी बात को कैसे मानेगा? ठीक है, और ये जो एक्ट था, रॉलेट एक्ट था, वो कहीं ना कहीं भारतीयों को दबाने की, कुचलने की कोशिश थी। कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ये साजिश थी कि भारतीय किसी भी तरह से आंदोलन ना कर पाए, ताकि ये कभी भी आजाद ना हो, ठीक है, हमेशा हमारे गुलाम रहे। ठीक है, तो इस जो एक्ट था इसके विरोध में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, गांधी जी, जमनालाल बजाज जी, बहुत सारे नेताओं ने अपनी उपाधियां वापस कर दी थी जो अंग्रेजों ने उनकी प्रशंसा में उनको दी थी। ठीक है, केसर हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी, गांधी जी ने वो भी वापस कर दी थी, है ना। और नाइटहुड की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी थी, महारानी विक्टोरिया ने, वो भी उन्होंने वापस कर दी थी। कि ऐसी उपाधियों का कोई मतलब नहीं है जहां पर हमारे भाइयों को, ठीक है, जहां पर हमारे देश के लोगों को बोलने का अधिकार ही ना हो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी दोनों सही हैं, जबकि बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आप क्यों सोचते हैं कि मीराबाई जैसी, मीराबाई नहीं है ये, मीराबेन है, ठीक है, मीराबाई नहीं है, क्या है ये, मीराबेन है। मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। देखो ये पॉलिटिकल साइंस से आया है क्वेश्चन, और ये आपका आया है, ये जो इससे पहला था 43 वाला, 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8, और ये भी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे आया है चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 8th क्लास की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 से आया है और ये वाला आया है 8th चैप्टर से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो 44 है ये पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया है, शायद ये लास्ट चैप्टर है 6th क्लास की एनसीईआरटी का, या फिर नहीं 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, पहला है इसमें कि वो क्यों आलोचक थी, वो क्यों मशीनरी के खिलाफ थी, मशीनी बल के खिलाफ थी मीराबेन। जो गुजराती में बोलते हैं ना, उनको बहन को बेन लगा के बोलते हैं, ठीक है, वहां पे ऐसे बोलते हैं। अब जैसे जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी गुजरात से ही है ना, तो उनकी विचारधारा कैसी थी, वो गांधीवादी थी मीराबेन की। और वो किसकी आलोचक थी, पंचवर्षीय योजना में जो मशीनीकरण और विज्ञान पर बल दिया जाता था उसकी आलोचक थी। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर मशीनीकरण हो जाएगा तो रोजगार की बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक मशीन 4 से 5 मजदूरों का काम करती है, तो 4 से 5 मजदूरों के हाथ से काम छिन जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी फैलेगी, गरीबी बढ़ेगी। और ये है भी, ठीक है, जितनी आधुनिकरण आता जा रहा है उतनी ही बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि पहले जो आदमी 2-3 लोग काम कर रहे हैं वो अब 1 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसके दुष्परिणाम है वो काफी ज्यादा है, सहूलियत से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन सब आधुनिकरण चाहते हैं। ऑप्शन है पहला, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। दूसरा है, इससे पर्यावरण खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि यही वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, कि उनको ऐसा लगता था कि पर्यावरण जो है वो खतरे में आ जाएगा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी वाला भी जो देखा गया था वो आधुनिकरण का एक उदाहरण था, और बाद में कितने दुष्परिणाम रहे उसके।
ठीक है, मानव जीवन कितनी बुरी तरह से खतरे में आ गया, बहुत सारी लोगों की जान चली गई थी। पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ाया था। तो उनको ऐसा लगता था कि ये पर्यावरण जो है वो पूरी तरह से दूषित हो जाएगा, और कितना भी आधुनिकीकरण हो जाए, कितना ही विकास हो जाए, लेकिन जब जो इंसान है उसकी शारीरिक विकास जो है वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचेगी। तो उनको ऐसा लगता था, और ऐसा वाकई में है भी, कि हम आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं। ये प्रदूषण किसका कारण है? आधुनिकीकरण का ही तो कारण है। हमें लग रहा है कि हमारा विकास हो रहा है, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो हम क्या है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। पहले जो जीवन था लोगों का वो ज्यादा था, लोग कम बीमार पड़ते थे, अब ज्यादा पड़ रहे हैं, है ना। जबकि आज डॉक्टरों की सुविधा ज्यादा है, टेस्टों की सुविधा ज्यादा है, हॉस्पिटल ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग आज असुरक्षित हैं, और पहले ज्यादा सुरक्षित थे आज के मुकाबले। उसका सीधी सीधी वजह यह है कि आधुनिकीकरण हो रहा है, और नए नए मशीनरियों का विकास हो रहा है, केमिकलों का विकास हो रहा है, और इनसे कहीं ना कहीं हमारा जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चिन्ह या प्रतीक। ठीक है। बी है आपका, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि जब हम कागज पर दिखाएंगे तो हम कैसे छोटे पैमानों का उपयोग करेंगे, और जितने भी हम बड़े पेपर पर दिखाएंगे, या बड़े पहले तो कपड़ों पे ही चलती थी ये चीजें, पेपर का इतना ज्यादा विकास नहीं था। कपड़ों के मानचित्र मैंने भी देखे हैं अपने घर में, क्योंकि पहले पेपर बहुत ज्यादा नहीं चलता था। और मैं अपने अगर बचपन की बात करूँ तो इतनी ज्यादा कॉपियां नहीं होती थी, हर सब्जेक्ट की एक कॉपी नहीं होती थी। ठीक है, लिमिटेड सब्जेक्ट भी लिमिटेड होते थे और कॉपियां भी लिमिटेड होती थी। मैंने तख्तियों पे भी लिखा है, मैंने स्लेटों पे भी लिखा है ना। मैं अपने बचपन की बात कर रही हूँ, मैंने तख्तियों पर भी लिखा है, मैंने स्लेट पे भी लिखा है, जो चौक होता है उससे लिखा है, और खूब लिखा है, मतलब पहली दूसरी क्लास में तो खूब लिखा था मैंने। तो धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही हैं। और तो हम बात कर रहे थे कि कोई भी जो मानचित्र है, मानचित्र का मतलब मैप है। ठीक है, मैप को अगर कागज पर दिखा रहे हैं, किसी छोटी चीज पर दिखा रहे हैं तो हम छोटे पैमाने का प्रयोग करेंगे, और बड़ी चीज पर दिखा रहे हैं तो बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या हर कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। जब हमें छोटे क्षेत्रफल को, छोटे भाग को, ठीक है, गांव या कस्बे को कागज पर दिखाना होगा तब हम कैसे का प्रयोग करेंगे? बड़े पैमाने का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो A4 साइज की सीट है, ठीक है, सब जानते हैं ना, ये A4 साइज की सीट, A4 साइज की सीट है, जो नॉर्मली पेपर मिलता है जिस पर आप कोई भी फोटो स्टेट निकलवा के लाते हैं, जो पेपर होता है उसको A4 साइज की सीट बोलते हैं। तो उसी A4 साइज की सीट पे आप भारत का नक्शा निकाल रहे हैं, और उसी A4 साइज की सीट पर आप अपने ही गांव या अपने कस्बे का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैमाने, देखो वहां पर पूरा भारत है, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है और आपके गांव का क्षेत्रफल कितना सा है। तो अगर उसी पेपर पर गांव का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो बड़े पैमाने का यूज कर रहे हैं, और उसी पेपर पर हम भारत का नक्शा निकाल रहे हैं, या महाद्वीपों का निकाल रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड का निकाल रहे हैं, तो हम छोटे पैमाने का यूज करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी और सी हो जाएगा। और ए क्यों सही नहीं होगा वो भी मैं बताती हूँ, कि ये जो समय दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है। ठीक है, समय की जगह क्या आएगा? दिशा आएगा, दूरी, दिशा और चिन्ह। ठीक है, मानचित्र के कितने घटक है? 3 घटक है, समय नहीं है उसमें, उसमें क्या आएगा? दिशा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। मतलब ये 2 लक्षण दे रखे हैं और पूछा है कि कौन से महाद्वीप होगा ये। ए है, विषुवत व्रत इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। बी है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये कौन सा महाद्वीप है, किस महाद्वीप के बारे में चर्चा की जा रही है? तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कि इस महाद्वीप का जो ज्यादातर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कि एक तरह से
इक्वेटर से ऊपर ऊपर है। देखिए एक मैं बता देती हूँ आपको, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है या भूमध्य रेखा है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग लगभग सेंटर में आपका अफ्रीका है, इस तरह से है अफ्रीका, मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ज्यादा है, ये मैंने गलत बना दिया है, ऊपर की तरफ अफ्रीका ज्यादा है और नीचे की तरफ कम है, ठीक है। और अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं निकलती हैं, तीनों कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। तीनों जो अक्षांश हैं, जो मुख्य अक्षांश हैं तीनों, वो निकलते हैं कौन से महाद्वीप से, अफ्रीका से ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध तथा शीत कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया है, ठीक है। जो कटिबंध है वो सही तरीके से रखे गए हैं, सही अनुक्रम लगाया गया है, इनमें से कौन सा सही है। देखो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी से आया था, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 6 क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 5, क्योंकि वर्ल्ड मैप उसमें दे रखा है और जितने भी मैप दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो सभी आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है, बिना समझे काम नहीं चलेगा। अब सीटेट का जो पेपर है वो बहुत इजी नहीं आ रहा है, वो बहुत टफ आ रहा है, जो एग्जामिनर है वो इस तरह के क्वेश्चन बना रहा है जिसने एनसीईआरटी को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा है ना, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, लाइन टू लाइन पढ़ा है, वही बच्चा सीटेट को क्वालिफाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। पहले पॉलिटिकल साइंस का जो पोर्शन था वो बहुत कम आता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आता है और अच्छे लेवल का आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए है उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीत कटिबंध, बी है उष्ण कटिबंध, उत्तर शीत कटिबंध तथा शीत कटिबंध, सी है दक्षिण शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो इसका 47 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, ठीक है, ए सही है और बी सही है ना। और जबकि जो आपका सी है वो उसका जो क्रम है वो गलत है ना। अब देखिए हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे है। एक मिनट, सॉरी मैंने सी वाला गलत लगा दिया, सॉरी बी बी है, ठीक है, ए और बी सही है और जो सी वाला है वो गलत है। और 1 मिनट में हम इसको अभी मैप पे भी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो सी वाला क्यों गलत है, सी वाला इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने उष्ण कटिबंध से शुरू नहीं किया है, इन्होंने दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध से शुरू किया है, ठीक है। जबकि कहाँ से शुरू करना चाहिए था, इनको उष्ण कटिबंध से शुरू करना चाहिए था, है ना, इसलिए ये गलत है। इसकी वजह से दक्षिण शीत कटिबंध नहीं आना चाहिए था, सबसे पहले क्या आना चाहिए, उष्ण कटिबंध आना चाहिए था। अब देखिए एक बार हम बर्ड मैप देख लेते हैं, ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ये जो आपका इक्वेटर है, ठीक है। अब इसके 23 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, 23 डिग्री उत्तर में है आपकी कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिण में है आपकी मकर रेखा, ठीक है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात कर रहे थे अफ्रीका महाद्वीप की, तो देखिए ये बीच वाला है अफ्रीका महाद्वीप और इस एकमात्र ये ऐसा महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा है वो इसके बीचों बीच से निकली है और इसमें तीनों रेखाएं आती हैं, ठीक है। और कोई सा भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसमें से तीनों रेखाएं निकली हैं, जो मुख्य रेखाएं हैं वो तीनों निकली हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया में एक आ रही है, दक्षिण अमेरिका में केवल 2 आ रही है, उत्तरी अमेरिका में एक आ रही है और हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है कौन सी, कर्क रेखा, ठीक है। या फिर आप एशिया की भी बात कर सकते हैं कि एशिया के दक्षिण से कौन सी निकलती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो जगह है उसको क्या हम बोलेंगे, उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम उष्ण कटिबंधीय और इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे हम शीतोष्ण, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और उससे ऊपर क्या होता है, शीत कटिबंध, जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसे हैं हमारे, शीत कटिबंध है, ठीक है। ये कैसे है, 90 डिग्री है, शीत कटिबंध है। और ये क्या हो गया, देखो उष्ण कटिबंध हो गया भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा तक, ठीक है। इन तीनों रेखाओं के बीच में क्या होता है, उष्ण कटिबंध। इसके उत्तर में होता है शीतोष्ण कटिबंध उत्तर में, और शीतोष्ण कटिबंध ही दक्षिण में भी होता है, ठीक है। उसी तरह से शीत कटिबंध उत्तर में भी होता है उत्तरी ध्रुव पर, और शीत कटिबंध आपका दक्षिण में भी होता है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कौन सा कटिबंध किस तरह से है।
अब हम देखते हैं कि हम कहाँ थे। देखिए हम यहाँ पर थे कि अब आपने समझा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या उष्ण कटिबंध, उसके दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध, और उसके नीचे क्या होगा शीत कटिबंध। उसी तरह से जो बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंध, उसके उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दोनों में होते हैं शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, दोनों कटिबंध दोनों में मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये भी आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है। जबकि ये जो दिया गया था ये दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो यहां से थोड़ी स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। देशांतर कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार हैं जिनकी जो त्रिज्या है वो समान है, ये बिल्कुल सही है। और बी है, मुख्य याम्योत्तर पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और एवं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और आपका सी हो जाएगा 180 पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत हैं। और डी हो जाएगा आपका देशांतरीय याम्योत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो एक पहले हम छोटे सा एक ग्लोब बना लेते हैं और मैं सारे ऑप्शनों को आपको बहुत आराम से समझा दूंगी, आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ग्लोब होती है ना, इस तरह से आपकी ग्लोब है। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसे होती हैं कर्व में। ठीक है, कर्व में ही होती हैं। और देखिए बीच में जो इनकी दूरी है, देखो ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश पर इनकी जो दूरी है बीच की दूरी वो सबसे अधिक होती है, जबकि ध्रुवों पर इनकी जो दूरी है वो सबसे कम होती है। जैसे जैसे ये लाइनें ध्रुवों की तरफ जाएंगी वैसे वैसे जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी, और बिल्कुल जहां पर ये मिलेंगी रेखाएं वहां पर कैसी हो जाएगी, वहां पर ये जो दूरी है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए हम ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एक काल्पनिक रेखा है और ये अर्धवृत्ताकार है और इनकी त्रिज्या कैसी है, समान है। ठीक है, लेकिन आपका जो दूसरा है ये ऑप्शन गलत है कि जो मुख्य याम्योत्तर है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करता है। कौन सा करता है? वो करता है 180 डिग्री करता है। ठीक है, और 180 डिग्री कौन सी है? वो आपकी ये है जो बिल्कुल एकदम सबसे पूर्व में है। ठीक है, ये जो पूर्व वाली है ये वाली है, ये वाली है आपकी 180 डिग्री अक्षांश। ठीक है, और जो जापान के पास से निकलती है, इसलिए जापान में सबसे पहले सुबह होती है, क्योंकि जापान के लगभग से यहाँ से ये निकलती है। और ये सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत होगा। क्यों होगा आपका सी वाला ऑप्शन गलत? क्योंकि जो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये एक ही है। ये पूर्व में भी यही है 180 डिग्री अक्षांश, और पश्चिम में भी यही है 180 पश्चिम याम्योत्तर, दोनों ही मतलब दोनों ही यही है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन जो रेखा है वो एक ही है, तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक ही रेखा है। अगर आप ग्लोब के इधर साइड देखेंगे तो आप पूर्व में देखेंगे, और अगर आप पीछे की साइड देखेंगे ग्लोब को, अगर आप इधर से एंट्री करेंगे पीछे की तरफ तो आपको पश्चिम याम्योत्तर की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा। और देखो ये वाला भी हमने बता दिया कि जो ध्रुवों पर उनकी जो चौड़ाई है वो कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है। उनकी जो बीच की दूरी है वो कैसी हो जाती है, वो शून्य हो जाती है। अब शून्य हो गई ना, क्योंकि सारे जो देशांतर हैं वो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो सबकी दूरी कैसी हो गई, सबकी दूरी शून्य हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न कथनों पर ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, हरे पौधे CO2 का प्रयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। CO2 कौन सी गैस होती है? CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी होती है? CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो हरे पौधे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो CO2 की
के कारण ही होती है ना। तो इससे ही वो अपना क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। कारण है बी, CO2 की मात्रा जितनी अधिक होगी पृथ्वी पर उतना ही अधिक जंगल होगा। ठीक है, तो बी है इसका ये। तो ये गलत है कि जंगल के लिए CO2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि जंगल होने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जंगल के लिए जंगल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा पौधे, और पौधे उगने के लिए सूरज का होना भी जरूरी है, सूरज के प्रकाश की भी जरूरत होती है, अच्छी उपजाऊ मिट्टी की भी जरूरत होती है, और पानी की भी जरूरत होती है। केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड से काम नहीं चलेगा, उनको सारी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड सही, कि ए सत्य है परंतु बी असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है, रेक्टर स्केल पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। सीधे सीधे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब वस्तुएं गिरने लगे तो जो रिएक्टर स्केल है उस पर भूकंप की तीव्रता कितनी होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि 5.0 होगी, है ना। और ये आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 3। और ये वाला भी आया है आपका 7th क्लास की ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, वायु वाला चैप्टर है उससे आया है। और ये हमारी पृथ्वी के अंदर उस चैप्टर से आया है क्वेश्चन। और ये जो 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है, किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। देखिए, आप जो टेम्परेचर फील कर रहे हैं, ठीक है, सर्दियों में आप ठंड फील करते हैं कि आपको ठंड लग रही है, और गर्मियों में आपको फील हो रहा है कि गर्मी हो रही है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में कम होता है तो आपको ठंड लगने लगती है, और गर्मियों में बढ़ जाता है तो आपको गर्मी लगने लगती है। तो ये जो टेम्परेचर आप फील कर रहे हो, ठीक है, अनुभव कर रहे हो या फील कर रहे हो, ये किसी ये जो टेम्परेचर है किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है। अब किसी स्थान का जो टेम्परेचर है वो किस चीज पर निर्भर करता है उसके बारे में पूछा है। ए है स्थान के अक्षांश पर। देखो बिल्कुल ये सही है कि अक्षांश पर निर्भर करता है। अब देखो, ये आपकी ग्लोब हो गई, और ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इस पर सीधी पड़ रही हैं, तो इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमेशा गर्मी रहेगी, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच वाला स्थान है इस पर क्या पड़ती है, कहीं ना कहीं सीधी पड़ती है। तो यहाँ का इन तीनों रेखाओं के जो बीच का स्थान है वो वहां पर हमेशा गर्मी ही पाई जाती है। ठीक है, ठंड वहां पर ना के बराबर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें सर्दियां नहीं पड़ती। ठीक है, उसमें लोग स्वेटर नहीं पहनते, उसमें लोगों को रजाइयां लेने की जरूरत नहीं होती। ये केवल उत्तर भारत में जरूरत पड़ती है, और उत्तर भारत में कहाँ, कर्क रेखा से ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो बहुत कम ठंड पड़ती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, वहां पर भी बहुत कम ठंड पड़ती है। महाराष्ट्र वगैरह में तो नहीं पड़ती है, मुंबई में तो लोग नहीं पहनते हैं स्वेटर वगैरह। क्यों, क्योंकि वो उष्ण कटिबंधीय है, वहां की जलवायु है। हमारा दक्षिण भारत कहाँ आता है, देखो हमारा भारत जो है वो हमारा भारत यहाँ के लगभग आता है। तो वहां पर हमारे भारत में क्या है, देखो यहाँ के लगभग है भारत। ठीक है, इस तरह से ही तो है, गुजरात हो गया बनाने को। देखो मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी ऐसी है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो हमारा जो भारत है वो मैप में कहाँ है, वो यहाँ है। ठीक है, अब हमारा भारत तो उष्ण कटिबंध में आ रहा है, हमारा दक्षिण भारत आ रहा है ना उष्ण कटिबंध में। तो कोई भी स्थान है वो उसका जो टेम्परेचर है वो किस चीज पर निर्भर करेगा, कि वो किस अक्षांश पर है। ठीक है, अगर इस वाले अक्षांश पर होगा कोई देश, जैसे कनाडा है, वो इस वाले अक्षांश पर है और इधर की तरफ है कनाडा। ठीक है, इधर की तरफ है कनाडा, तो उसमें क्या होती है, उसमें सर्दियां पड़ती हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा तक नहीं आता, केवल और केवल ऊपर की तरफ ही है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ही है, इधर ही है आपका कनाडा, तो उसमें हमेशा ठंड पड़ती है। लेकिन जो आपका अफ्रीका है उसमें ठंड नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि जो अफ्रीका का ज्यादातर जो एरिया है वो कहाँ आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इन तीनों रेखाओं के बीच में आता है। इसलिए वहां पर जो सर्दियां हैं वो नहीं पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है स्थान की ऊंचाई पर, यानी कि समुद्र तल
से उस स्थान की ऊंचाई कितनी है, इस पर भी जो टेम्परेचर है वो निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। देखो समुद्र के आसपास कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो पानी है वो जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। सी है स्थान के देशांतर पर। देशांतर कौन सी रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं होती हैं देशांतर, ठीक है, मैंने पीछे भी बताया। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर आपकी, है ना, इस तरह की रेखा होती है ना देशांतर। देखो ये ग्लोब है और इस तरह की जो कर्व में रेखाएं होती हैं वो होती हैं आपकी देशांतर, है ना। तो देशांतर रेखाओं से कोई मतलब नहीं है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का मतलब किससे है, अक्षांश से। डी है गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। देखो ये भी बिल्कुल सही है। और जो गर्म महासागरीय धाराएं वो कहाँ चलेंगी, वो भूमध्य रेखा के आसपास चलेंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जो समुद्र का पानी है उसको सूर्य का जो प्रकाश है वो गर्म कर देगा। तो कैसी जलधाराएं चलेंगी, गर्म जलधाराएं चलेंगी। जबकि ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है वहां पर कैसी जलधाराएं चलेंगी, वहां पर ठंडी चलेंगी, क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो गर्म थोड़ी ना हो जाएगा पानी, पानी तो ठंडा ही रहेगा, ठंडी जलधाराएं चलेंगी। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जिसमें ऑप्शन डी नहीं, सॉरी सी नहीं है, वो वाला सही हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपको गलत लगा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको कुछ भी अच्छा लगा है वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और वीडियो को जरूर से लाइक करना, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए, पूरे कंटेंट को अच्छी तरह से बताने की कोशिश करती हूँ, हर क्वेश्चन की डिटेल में जाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी फ्रेंड आपके CTET की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।